समटाइम्स इन लाइफ कुछ लोग तुम्हें पेड़ पे चढ़ा देते हैं कि भैया आप ही हो बस। उस टाइम पे इंसान को खुद की औकात याद रखनी चाहिए। भाई ठीक है, बोल रहा है कि तुम ही शहंशाह हो, तुम हमें बचा सकते हो, क्या सच में मैं उन्हें बचा सकता हूँ? तो मैं कूदूंगा, अगर नहीं बचा सकता तो मैं कूद गया और मुझ पे ही हो गई धुलाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर सीरीज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पे हम जो लेक्चर सीरीज शुरू किए थे उसका 5 लेक्चर खत्म हो गया है एंड दिस इज द 6th लेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये लेक्चर सीरीज किसके लिए उपयोगी है, कौन कौन इसे देख सकता है। तो एट फर्स्ट द पीपल हु आर preparing for UPSC, then state PCS like OPSC, Jharkhand PCS and other एग्जाम्स जहाँ पे हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट एज ए सिलेबस के एक पार्ट की तरह पूछा जाता है, वहाँ पे ये लेक्चर्स आपको हेल्प करेगा। तो इससे पहले हमने देख लिया था क्या कि पहले पोर्तुगीज आए, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर डेनमार्क वाले और लास्ट में आते हैं फ्रेंच। ये इंडिया में ट्रेड के लिए आए और पोर्तुगीज का एलिमिनेशन हो चुका है, हमने देखा है। डच का एलिमिनेशन हो चुका है, इंग्लिश ग्राउंड पे है और डेन्स वाले इंटरेस्टेड नहीं है, ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ये मिशनरी एक्टिविटी में। और फाइनली फ्रेंच के लिए रास्ता खुल गया है। अब राइवलरी हो रहा है इन दोनों के बीच में, एक तरफ है ब्रिटिश और एक तरफ है फ्रेंच। इन दोनों में से जो जीतेगा वही सिकंदर, ही विल रूल इंडिया। इज दैट क्लियर? ओके, तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज अबाउट दिस राइवलरी। सी, द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी will be called as Carnatic War because this region is called as Carnatic। और इस रीजन में 3 वार लड़ा जाएगा, फर्स्ट कार्नाटिक वार, सेकंड कार्नाटिक वार एंड थर्ड कार्नाटिक वार। इस 3 कार्नाटिक वार में जो जो ट्रिटी साइन होंगे वो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, कौन से कार्नाटिक वार में कौन सा बैटल हुआ, क्या डेवलपमेंट्स हुए, दोज आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो शुरू करते हैं कार्नाटिक वार से। बोला कि ये रीजन कार्नाटिक है और वहीं पे कार्नाटिक वार हुआ था, मतलब वहीं पे वार हो रहा था। सो दीज वार्स आर टर्म्ड एज कार्नाटिक वार। So let's see about the first Carnatic War. See, the first Carnatic War is like this कि चाचा और मामा फॉरेन में है और उनके लड़के पढ़ रहे हैं राजेंद्र नगर में। चाचा और मामा लड़ रहे हैं फॉरेन में और उनके लड़के लड़ रहे हैं राजेंद्र नगर में। यही सेम सीन था इन फर्स्ट कार्नाटिक वार। तो क्या हुआ? तो बेसिकली फ्रांस, इज इट विजिबल, फ्रांस और ऑस्ट्रिया का मैट्रिमोनियल अलायंस होता रहता है। नॉर्मली फ्रांस के किंग और ऑस्ट्रियन प्रिंसेस का मैरिज होता है नॉर्मली। अब ऑस्ट्रिया में चल रहा है वॉर ऑफ सक्सेशन, मतलब ऑस्ट्रिया में चल रहा है राजा कौन बनेगा। ठीक है, अब जीजा जी एंट्री करेंगे, मतलब फ्रांस एंट्री करेगा, फ्रांस इंटरफेयर कर रहा है कि हाँ भाई इसे बनाओ उसे बनाओ। अब एक नया डेवलपमेंट हुआ कि इस ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में ब्रिटेन भी कूद पड़ता है। ठीक है, ब्रिटेन भी कूद पड़ता है। अब जो फ्रांस गवर्नर है इंडिया में, लेट्स नॉट फॉरगेट वन थिंग कि फ्रांस इज ए PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट, गवर्नमेंट वाला कंपनी। ठीक है, अब वो उस बंदे का नाम है डुप्ले। फ्रांस का जो गवर्नर है उस बंदे का नाम क्या है? डुप्ले। डुप्ले मद्रास में जो ब्रिटिश ऑफिशियल बैठा है उसे बुलाता है, बोला भाई देख, यूरोप में ब्रिटिश और फ्रांस लड़ रहे हैं, लेकिन हमें क्या, हमें नहीं लड़ना है,
हमें अपना ट्रेड इंटरेस्ट सिक्योर करना है और हमें लड़ना नहीं है। डुप्ले ने बोल दिया, दूसरे ने सुन लिया, नहीं लड़ना है। फिर ब्रिटिश ऑफिशियल एक था, क्या नाम है इसका, इसका नाम है बार्नेट। क्या नाम है? बार्नेट। क्या नाम है? बार्नेट। जब फ्रेंच शिप यहां से पौंडीचेरी से लेके चंद्रनगर जा रहा था, तो इस बार्नेट ने रास्ते पे रोक लिया। जब बार्नेट ने फ्रेंच शिप को रास्ते में रोक लिया, तो फिर डुप्ले गुस्सा हो गया। डुप्ले बोला, डील तो हुआ था कि नो फाइट, तुम शुरू कर रहे हो तो फिर दिखाना पड़ेगा। तो फिर डुप्ले क्या कर रहा है? डुप्ले फटाक से मद्रास को कैप्चर कर लेगा। डुप्ले मद्रास को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ब्रिटिश एक ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था, जहां पे लड़ रहे थे ब्रिटिश और फ्रांस दोनों लड़ रहे थे। डुप्ले बोला ब्रिटेन वालों की कि हम इंडिया में नहीं लड़ेंगे, लेकिन बार्नेट ने कांड कर दिया। जब फ्रेंच शिप जा रहा था फ्रॉम पौंडीचेरी टू चंद्रनगर, तो रास्ते में रोक लिया। इसके रिटालिएशन ने डुप्ले ने मद्रास को कैप्चर कर लिया। और इस कैप्चर में कौन पकड़ा गया? रॉबर्ट क्लाइव को कैप्चर करके रखा गया। दिस इज द पीरियड ऑफ 1746 एंड लेट्स नॉट फॉरगेट वन थिंग, यही रॉबर्ट क्लाइव आगे 1757 में प्लासी में लड़ेगा, बंगाल का कंट्रोल लेगा। यही रॉबर्ट क्लाइव इन 1759 में बैटल ऑफ बिदारा में लड़ेगा और डच को हराएगा। समझ रहे हो? तो यहां पे रॉबर्ट क्लाइव फंसा है। अब ब्रिटेन के ऊपर मार हो चुका है, मद्रास उनके हाथ से जा चुका है। और इन्होंने ब्रिटेन वाले क्या किए, कर्नाटिक रीजन का जो नवाब था अनवरुद्दीन के पैरों के नीचे जाके ब्रिटेन वाले सो गए। समटाइम्स इन लाइफ कुछ लोग तुम्हें पेड़ पे चढ़ा देते हैं कि भैया आप ही हो बस। उस टाइम पे इंसान को खुद की औकात याद रखनी चाहिए। भाई ठीक है, बोल रहा है कि तुम ही शहंशाह हो, तुम हमें बचा सकते हो, क्या सच में मैं उन्हें बचा सकता हूं? तो मैं कूदूंगा, अगर नहीं बचा सकता तो मैं कूद गया और मुझ पे ही हो गई धुलाई। ठीक है, तो फिर अनवरुद्दीन क्या बोला? डुप्ले को बोला कि मद्रास छोड़ो, और डुप्ले बोल रहा है कि नहीं हो सकेगा, नहीं हो पाएगा। अनवरुद्दीन बोला, अरे आई एम द नवाब ऑफ कर्नाटिक रीजन, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हैं? डुप्ले बोला कि ऐसे ही होता है। फिर अनवरुद्दीन अपने 10,000 सेना के साथ अटैक करता है डुप्ले के ऊपर इन द बैटल ऑफ एंथोम और इन द बैटल ऑफ अद्यार। और डुप्ले के पास कुल मिला के 1,000 सेना है। तो 1:10 रेशियो में है इतनी बड़ी सेना अनवरुद्दीन की, और डुप्ले के पास एक छोटा सा सेना। ये दिखाता है कि मिलिट्री एक्सपर्टीज, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एग्जीक्यूशन कैसे एक बड़ा सा सेना को भी हरा सकता है। तो यहाँ पे बैटल ऑफ सांथोम और अद्यार में अनवरुद्दीन का हार होता है। अनवरुद्दीन का हार होता है और फ्रेंच कैप्चर करके रखते हैं मद्रास को। फ्रेंच मद्रास को कैप्चर करके रखते हैं। बट एट दिस सेम टाइम एक ट्रीटी साइन होता है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ एक्जिला चैपले इन इन यूरोप। ट्रीटी ऑफ एक्जिला चैपले इन यूरोप। तो अनवरुद्दीन को, सॉरी, डुप्ले को बोला जाता है कि मद्रास छोड़ दो। डुप्ले बोलता है, यार खून पसीना एक करके मद्रास लिया है, बोल रहे छोड़ दो। लेट्स नॉट फॉरगेट वन थिंग, फ्रांस इज ए पब्लिक सेक्टर यूनिट, PSU। ठीक है, गवर्नमेंट वाला कंपनी है, तो जो ऊपर से ऑर्डर आएगा उसे मानना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम ये ब्रिटिश लोग ना हमें लुइसबर्ग जो नॉर्थ अमेरिका में है, क्यूबेक,
नॉर्थ अमेरिका का एक जगह दे रहे हैं, तुम मद्रास दे दो इन्हें। तो फाइनली डुप्ले को देना पड़ा मद्रास। ये है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। अब वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स सेकेंड कर्नाटिक वॉर। सेकेंड कर्नाटिक वॉर में क्या हुआ? अब फर्स्ट कर्नाटिक वॉर खत्म है, सेकेंड कर्नाटिक वॉर में 3-4 बंदे हैं जो कि भूखे हैं, जो कि मार खा के बैठे हैं। कोई रिवेंज लेने बैठा है, कोई देखता है कि अपना टाइम आएगा। पहले बात, सेकेंड कर्नाटिक वॉर में अनवरुद्दीन हार के बैठा है, ब्रिटिश हारे हैं, तो ब्रिटिश बोल रहे हैं कि हमें रिवेंज लेना है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में अनवरुद्दीन हारा है, ब्रिटिश भी हारा है, तो ये बोल रहा है रिवेंज लेना है। डुप्ले भी खुश नहीं है क्योंकि मद्रास उसके हाथ से चला गया। बोला था गला पकड़ के रखा था, दबा नहीं वाला था, ऊपर से ऑर्डर आया मत मारो, नहीं दबाना चाहिए था। तो डुप्ले यहाँ पे मद्रास को लॉस करके गुस्से में है, और डुप्ले बोल रहा है कि हम दोनों, ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ाई था, ये अनवरुद्दीन कहाँ से आया, पहले तो इसे हटाना है। ये सब दिमाग में चल रहा है। एट द सेम टाइम, टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स आर ऑकरिंग इन इंडिया। क्या है? पहला तो जो हैदराबाद है दक्कन में, साउथ में हैदराबाद स्टेट है, उसका फाउंडर कौन है? निज़ाम उल मुल्क। तो निज़ाम उल मुल्क का डेथ हो जाता है इसी टाइम में, 1748 में। जब निज़ाम उल मुल्क का डेथ हो जाता है, उसके बाद हैदराबाद का वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है। हैदराबाद में 2 कंटेंडर आ जाते हैं, एक है मुजाफर जंग और दूसरा है नासिर जंग। डन है। अब कर्नाटिक के रीजन में कौन बैठा है? कर्नाटिक के रीजन में बैठा है अनवरुद्दीन। और इसी टाइम में कर्नाटिक का जो असली रूलर है उसका नाम है चंदा साहिब। तो चंदा साहिब को मराठाओं ने एब्डक्ट कर लिया था। उसी साल मराठाओं ने भी चंदा साहिब को छोड़ दिया। जब चंदा साहिब को छोड़ दिया, चंदा साहिब आके बोल रहा है कि अरे ये जो कर्नाटिक में बैठे हो ना अनवरुद्दीन, रूलर मैं हूं, तुम कहां से आ गए? तो फ्रेंच वालों को ये भी मिल गया। तो फ्रेंच के टीम में कौन जाएगा? चंदा साहिब जाएगा, क्योंकि ये आ रहा है और ये किसके अगेंस्ट में लड़ रहा है? अनवरुद्दीन को। अनवरुद्दीन के ऊपर पहले से गुस्सा है। तो पहले टीम डिसाइड कर लेते हैं। चंदा साहिब फ्रेंच टीम में है, मुजाफर जंग फ्रेंच टीम में है। अब ऑपोजिट में क्या हो जाएगा कि जो नासिर जंग, ये है ब्रिटेन वाले टीम में, ब्रिटेन इसे सपोर्ट कर रहा है, और अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहा है ब्रिटेन। सीधी बात। अब अनवरुद्दीन को हटाना है, तो डुप्ले ने किस किस को पकड़ा होगा? मुजाफर जंग को पकड़ा और चंदा साहिब को पकड़ा, ठीक है, और इसे अनवरुद्दीन को हटा गया इन द बैटल ऑफ एम्बर। ठीक है, अनवरुद्दीन को हटाया गया। अब अनवरुद्दीन का बेटा है कौन? अब अनवरुद्दीन का बेटा है कौन? मोहम्मद अली। कौन है? मोहम्मद अली। चंदा साहिब अब राजा होगा। अनवरुद्दीन का गेम खत्म इन बैटल ऑफ अंबर। इन बैटल ऑफ अंबर अब हटाया जाएगा किसे? मोहम्मद अली को हटाया जाएगा, क्योंकि बाप को तो मार चुके हैं, बेटा भी नहीं रहना चाहिए, रहेगा तो रिवोल्ट करेगा। इस प्लान से मोहम्मद अली था त्रिची के फोर्ट में। कहाँ पे? त्रिची के फोर्ट में। और त्रिची के फोर्ट को घेर लिया किसने? चंदा साहिब ने घेर लिया। ठीक है, जब चंदा साहिब ने त्रिची के फोर्ट को घेर लिया, वन थिंग इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटिक इज आरकोट। द कैपिटल ऑफ कर्नाटिक इज आरकोट। चंदा साहेब त्रिची घेर के बैठा है। यहाँ पे आरकोट जो कैपिटल था चंदा साहेब का, जो कर्नाटिक का कैपिटल था, वहां पे क्लाइव अपने सेना के साथ अटैक कर दिया। क्लाइव के पास सिर्फ 200 सेना थे, 200-250 सेना थे, और चंदा साहेब
यहाँ पे घेर के बैठा है त्रिची को। क्यों बैठा है? यहाँ पे मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली कौन है? मोहम्मद अली अनवरुद्दीन का बेटा है। अनवरुद्दीन का क्या हुआ? अनवरुद्दीन जा चुका है इन बैटल ऑफ एम्बर। कनेक्ट हो रहा है? तो यहाँ पे बैठा है मोहम्मद अली इन त्रिची। चंदा साहेब यहाँ पे कैप्चर करके बैठा है और नीचे से क्लाइव आके आरकोट को पूरा ऑफेंसिव खेलता है। आरकोट को कैप्चर कर लेता है विथ 200 सोल्जर्स। और चंदा साहेब फिर नीचे आता है और 4000 के आसपास सेना लेके नीचे आता है। और यहाँ पे चंदा साहेब जब रास्ते में आता है इसका काम खत्म कर दिया होता है। ठीक है। और यहाँ पे 4000 सेनाओं के साथ कम से कम 53 डेज, अराउंड 60 डेज मान लो, 2 महीने 200 लोग आरकोट में अंडर द कैप्टनशिप ऑफ क्लाइव, दे सर्वाइव्ड फॉर 2 months इन फ्रंट ऑफ 4000 सोल्जर्स। तो चंदा साहेब एलिमिनेट हुआ जब त्रिची से आरकोट आ रहा था। अब सीन ऐसा है कि जो पास वाले राजा हैं, जो एक सेकंड, जो पास वाले राजा हैं, जैसे कि मराठाओं ने चंदा साहेब को छोड़ा था। मराठाओं ने चंदा साहेब को छोड़ा था। मराठा बोल रहे अरे इसे छोड़ना नहीं चाहिए था, तभी मार देना चाहिए था। तो मराठा और पास वाले स्टेट जो मैसूर, जहाँ पे उदयर डायनेस्टी रूल कर रहा था, ठीक है, तांजोर, ये सब नहीं चाहते थे कि चंदा साहेब पावर में आए। तो इन्होंने मोहम्मद अली को, जो त्रिची में था, तो त्रिची से उसे सपोर्ट दिया और मोहम्मद अली भी निकल आया और चंदा साहेब का एलिमिनेशन हो गया, उसे मार दिया गया। मोहम्मद अली ने चंदा साहेब को मार दिया। तो पॉइंट इज दैट कि अब मोहम्मद अली है एक तरफ, चंदा साहेब का काम खत्म। अब मुजाफर जंग है हैदराबाद में। तो ये वाले वॉर ब्रिटिश जीत जाते हैं। ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन होता है। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी आएगा कौन सा कर्नाटिक वार के अंडर आता है? सेकंड कर्नाटिक वार। ट्रीटी ऑफ एक्सरा चापले, फर्स्ट कर्नाटिक वार। व्हिच कर्नाटिक वार इज द रिजल्ट ऑफ ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन? दिस वाज कर्नाटिक वन। ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम। तो यहाँ पे बचा है मोहम्मद अली, जो कि अब रूल करेगा, और यहाँ पे मुजाफर जंग जो हैदराबाद रूल करेगा, और ये रूल करेगा आरकोट को और कर्नाटिक को रूल करेगा। उसके बाद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन होता है, जहाँ पे कि बोला जाता है अब वार खत्म करते हैं, अब आगे वार नहीं होगा। तो यहाँ पे बैठता है जो अभी मुजाफर जंग जो बैठा है, मोहम्मद अली जो बैठा है, ये इंग्लिश प्लेयर है, इंग्लिश सपोर्ट है। और यहाँ पे मुजाफर जंग जो है ये हैदराबाद में बैठा है, ये फ्रेंच प्लेयर है। तो ये होता है सेकेंड कर्नाटिक वार में। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के बाद ये भी खत्म। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स थर्ड कर्नाटिक वार। देखो थर्ड कर्नाटिक वार कैसे होता है। ब्रिटेन में और यूरोप में एक वार चला जिसको बोला जाता है 7 years ऑफ वार। ठीक है, 7 year वार। तो ये 7 year वार में बहुत सारे डिफरेंट प्लेयर्स थे, और इस प्लेयर जो थे, इनमें से एक साइड फ्रेंच था, एक साइड ब्रिटेन था। तो इन दोनों का भी लड़ाई हो रहा है ये 7 year ऑफ वार में। तो इस दौरान द ब्रिटेन एंड फ्रांस, यूरोप में वो तो एनिमी बन के फिर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो आर्थर डी लाली है, ठीक है, फ्रेंच कमांडर, इसने क्या किया, सेंट डेविड जो कि इंग्लिश ऑक्यूपेशन था, इसे कैप्चर कर दिया। सेंट डेविड जो इंग्लिश ऑक्यूपेशन था उसे कैप्चर कर लिया। लेट्स नॉट फॉरगेट वन थिंग, जब यहाँ पे मुजाफर जंग बैठा, तो हैदराबाद के कोर्ट में बस्सी नाम का एक बंदे को अपॉइंट किया गया,
बाय द फ्रेंच, बस इसी को अपॉइंट किया गया। अब देखते हैं आगे कि सीन ऐसा है, थर्ड कार्नेटिक वॉर के टाइम पे 7 ईयर वॉर चल रहा है, कहाँ पे, यूरोप में चल रहा है, जहाँ पे कि बहुत सारे प्लेयर हैं और उन प्लेयर में दो इंपॉर्टेंट प्लेयर दो साइड से खेल रहे हैं, एक साइड है फ्रेंच, एक साइड है ब्रिटेन। अब ये आर्थर डी लाली, ये लाली ने क्या किया, फोर्ट सेंट डेविड को, जो कि इंग्लिश फोर्ट था, उसे कैप्चर कर दिया। तो ब्रिटिश ने काउंटर बैक किया, ब्रिटिश ने काउंटर बैक किया। ये किस टाइम पे कर रहा है, 1758 में कर रहा है। फ्रेंच जो लाली सेंट डेविड को, सेंट डेविड एक ब्रिटिश ऑक्यूपेशन है साउथ इंडिया में, तो सेंट डेविड को जब लाली ऑक्यूपाई कर रहा है, अटैक कर रहा है, किस टाइम पे कर रहा है, 1758 में कर रहा है। डू यू हैव आइडिया दैट 1757 में इन्होंने प्लासी जीता है ब्रिटिश वालों ने, तो पैसा ही पैसा इनके पास है वॉर फॉन्डिंग के लिए। तो ब्रिटिश अटैक करता है, उनके पास भारी वेल्थ होता है, और फाइनली बैटल ऑफ वंडी वॉस में 1760 में ब्रिटिश हरा देते हैं फ्रांस को। और बैटल ऑफ वंडी वॉस के साथ, बैटल ऑफ वंडी वॉस के साथ पूरा फ्रेंच एस्पिरेशंस जो था वो इंडिया में ख़त्म हो गया। फ्रेंच एस्पिरेशन जो था इंडिया में वो ख़त्म हो गया। और थर्ड कार्नाटिक वॉर के बाद एक ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है। तो इससे क्या होता है कि फ्रांस जो ट्रेडिंग सेटलमेंट जो गया था फ्रांस का, वो कुछ पा जाता है, पौंडीचेरी वोंडीचेरी में फ्रांस सिमट जाता है। हालांकि वांडी वॉस के बाद फ्रांस का और दोबारा वो नहीं रहता, वो पावर नहीं रहता कि वो दोबारा फिर से इंग्लिश के साथ compete कर सके। तो ब्रिटिश सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश हो जाता है इंडिया में, जो फ्रेंच एम्बिशन था उसका खात्मा हो जाता है, और इसके बाद बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश एक्सपांशन इन इंडिया शुरू हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने पहला, दूसरा और तीसरा कार्नेटिक वॉर देखा, वेरियस ट्रीटी देखा, वेरियस एपिसोड्स देखा, सीज ऑफ एयरकॉट का एपिसोड देखा, हमने अनवरुद्दीन, हमने जाना चंदा साहेब, हमने मोहम्मद अली, ये सब डिफरेंट कैरेक्टर्स को ध्यान से पढ़ा। इसके बाद ये लेक्चर दोबारा देख लेना, क्योंकि यहाँ पे ये जो कन्फ्यूजन होता है, मैंने ट्राई किया है कि ये कन्फ्यूजन जितने आसानी से हो सके दूर करने के लिए। तो दिस मच फॉर टुडे, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय।